कि आज हम बात करते हैं इसकी प्रिंसिपल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट की। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है, कंटिन्यूशन है ये लास्ट लेक्चर की, ठीक है, रिस्क एनालिसिस की। तो आगे बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। इससे पहले हमने क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव अप्रोच पढ़ी है, अभी हम रिस्क मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं और इसके कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट जो है, यहाँ प्रिंसिपल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट है, उसमें क्या होना चाहिए, इसमें ये वैल्यूज़ क्रिएट करता है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट वैल्यूज़ किस तरह क्रिएट करता है, हमें पता चलता है कि कौन सा रिस्क का कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये एक इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ताकि ऑर्गेनाइजेशन इसको डील कर सके और हर एक को या जितनी भी टीम है उनको पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, सिस्टमेटिक एंड स्ट्रक्चर अप्रोच इसकी यूज होनी चाहिए। यानी ये चार पांच इसके उसूल हैं या प्रिंसिपल हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप इसका, प्रोसेस और स्टेप्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। इसमें क्या है, सबसे पहले आपने, यानी ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम रिस्क मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, कंटेक्स्ट स्टैब्लिश करना होता है। कंटेक्स्ट मीन्स कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हो। ठीक है, वो चीज़, इसमें आपने क्या करना है, ये तीन काम करने होते हैं। बेसिकली ये तीन चार काम है। आइडेंटिफाइंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क इन सिलेक्टेड डोमेन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कि जब आप एक काम कर रहे हो ना, यानी ये जो फर्स्ट स्टेप है ना, इसको मैं थोड़ा सा ना आगे कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये क्या चीज़ है। नहीं हुआ, खैर छोड़ें इसे। तो इसमें ये है कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इसको आइडेंटिफाई करना होता है। कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए हमें ये देखना होता है कि भाई कौन सी सिलेक्टेड डोमेन है। मीन्स के जो डोमेन है, फर्ज करें कोई एक डोमेन है जिसके अंदर हमने अपने रिस्क एनालिसिस परफॉर्म करनी है या रिस्क को आइडेंटिफाई करना है। पहले उस डोमेन को हम सिलेक्ट करेंगे। फर्ज करें वो टेक्निकल डोमेन है तो हम टेक्निकल करेंगे, प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन में करेंगे, और मेंटेनेंस है तो मेंटेनेंस में करेंगे, वगैरह वगैरह। जो भी डोमेन है हमारी इंटरेस्ट की, हम उसको सेलेक्ट करेंगे, उसके अंदर रिस्क को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, पहली चीज़। फिर प्लानिंग द रिमाइंडर ऑफ ए प्रोसेस, यानी कि जो बाकी के प्रोसेस हैं उसको प्लान करेंगे किस तरह से होंगे। मैपिंग आउट द फॉलोइंग, यानी कि हमें ये चीज़ मैपिंग आउट करनी है, क्या करनी है, स्कोप ऑफ ये रिस्क मैनेजमेंट। हमने देखना है कि सोशल स्कोप क्या होगा हमारे रिस्क का। ठीक है, या रिस्क मैनेजमेंट का क्या स्कोप हो सकता है। उसके बाद हमने आइडेंटिफाई करना है और कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है स्टेक होल्डर्स के। ठीक है, आइडेंटिफाई, हमने स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना है और उनके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं प्रोजेक्ट को लेकर वो क्या हो सकते हैं, वही देखना है। दूसरा जो स्टेप आया था उसमें क्या है, आपने आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, पहले स्टेप है, उसके अंदर जो फर्दर स्टेप्स हैं वो ये थे। ठीक है, इनको भी मैं चेंज करके दूसरे कलर में ले लेता हूँ। ठीक है जी, दूसरा जो स्टेप है आइडेंटिफिकेशन का। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, आफ्टर स्टैब्लिशिंग द कंटेक्स्ट, यानी कि जब आप कंटेक्स्ट एक बना लेते हो, यानी कि आप इस प्रोसेस से, ऊपर वाला जो प्रोसेस था आप उससे गुजर चुके हो, यानी ये प्रोसेस जो है आप ये कर लिया, आपने स्टैब्लिश कर लिया। ठीक है, आपने कॉन्टेक्ट स्टैब्लिश कर लिया, तो अगला स्टेप जो है आपने क्या करना है, आपने रिस्क को मैनेज करना है। ठीक है, मैनेजिंग द रिस्क इज टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क, यानी कि नेक्स्ट स्टेप इन प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग रिस्क इज टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क, यानी कि जो पोटेंशियल रिस्क हैं, ठीक है, उनको हमने फाइंड आउट करना है। इसके बाद हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई रिस्क में डिपेंड ऑन कल्चर, इंडस्ट्री प्रैक्टिस एंड कंप्लायंस, यानी कि आपने करना है आइडेंटिफाइंग रिस्क में डिपेंड ऑन, आपने आइडेंटिफाई करना होता है ना, जब रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे होते हो सकता है वो डिपेंड करो आपके कल्चर पे, आपकी इंडस्ट्री प्रैक्टिस पे, आपके कंप्लायंस पे, यानी कि इन तीनों चीज़ों पर। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर होता है वो, इंडस्ट्री की जो प्रैक्टिस होती है जो आपकी अपनी होती है, या इंडस्ट्री की जो प्रैक्टिस चल रही है वो, और कंप्लायंस को देखते हुए आप रिस्क को आइडेंटिफाई करो। हो सकता है आप इन तीनों चीज़ों तीनों फैक्टर्स को लेकर चलो और उस पर आप डिपेंड करते हुए रिस्क को आइडेंटिफाई कर रही हूँ। नेक्स्ट आगे बात कर की जाती है ऑब्जेक्टिव बेस्ड रिस्क आइडेंटिफिकेशन। अब क्या है, आपने ऑब्जेक्टिव को देखना है और ऑब्जेक्टिव के बेस पर रिस्क को आइडेंटिफाई करना है। ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोजेक्ट टीम हैव ऑब्जेक्टिव्स, सिनेरियो बेस्ड आइडेंटिफिकेशन
Different scenarios are created. The scenario may be alternative ways to achieve the objective. अब क्या हो रहा है, आपने आपके ऑब्जेक्टिव को लेकर ना जो रिस्क होंगे वो हमने आइडेंटिफाई करने हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन और प्रोजेक्ट टीम है, ठीक है, इनके अपने अपने गोल और मीन्स के एक ना ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी चीज़ को के लिए। तो इसमें क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन और प्रोजेक्ट टीम जो है वो ऑब्जेक्टिव्स उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नॉर्मली एक प्रोजेक्ट को लेकर एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, फिर कि हमने ये काम करना ही करना है। सिनेरियो बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, ठीक है, जो सिनेरियो बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं या सिनेरियो बेस्ड आइडेंटिफिकेशन है। सिनेरियो बेस्ड आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है कि हम एक मल्टीपल सिनेरियोज क्रिएट करते हैं और उन सिनेरियोज में हम बताते हैं कि भाई इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है और इसमें क्या हो सकता है। मतलब इसके हमने एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, तो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में डिफरेंट सिनेरियोज पेश करते हैं कि भाई इससे एक सिनेरियो ये है, एक सिनेरियो ये है, एक सिनेरियो ये है। किसमें कितना रिस्क है, किसमें कितना रिस्क है, किसमें कम है, किसमें ज़्यादा है, किसमें हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स की ऑप्शन ज़्यादा है, किसमें हमारे पास ऑल्टरनेटिव की ऑप्शन कम है। ठीक है, तो कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव वे हमारे अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मिल ही जाता है। ठीक है, ये सारे काम ब्रेनस्टॉर्मिंग से भी होते हैं। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग ये होता है माइंड हम मैच करते हैं, माइंड को हम वर्किंग में लाते हैं और एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए ये सारा कुछ हम कर रहे होते हैं। कॉमन रिस्क चेकिंग में अब बात करते हैं। कॉमन रिस्क चेकिंग क्या है? Common risk taking in the several industries less with no risk are available. असेसमेंट की बात करते हैं। असेसमेंट में क्या होता है? वंस रिस्क हैज बीन आइडेंटिफाइड then must be then must be then be assessed as to the potential severity of a loss एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस। असेसमेंट में हम क्या करते हैं, एक बार जब हमने रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया उसके बाद हम उसको असेस करते हैं कि उसकी कितनी सिविलिटी है, मतलब कि कितना उसका इम्पैक्ट पड़ता है, कितना वो ताकतवर है, कितना वो हमें लॉस पहुंचा सकता है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि हमारे रिस्क में हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कि कितने परसेंट चांस है कि वो आ सकता है। ठीक है, और कितने परसेंट चांस है कि वो नहीं मिलेगा। ये चीज़ हमने देखनी है असेसमेंट में, हम ये चीज़ देखते हैं। उसके बाद हम पोटेंशियल रिस्क में ट्रीटमेंट देखते हैं कि जो पोटेंशियल रिस्क जो आ रहे हैं आपके पास उसकी ट्रीटमेंट्स क्या है, हमारे पास क्या हाल है उसके। वंस रिस्क जो है आइडेंटिफाइड एंड असेस्ड, यानी एक बार जब हम रिस्क को आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं और उसको असेस भी कर लेते हैं, यानी असेस करने का मतलब क्या है कि हमारे पास दो तीन चीज़ें आ जाती हैं। एक आ जाता है हमारे पास उसका कि वो कितनी मिकदार में किस लेवल का रिस्क है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपके पास आ जाती है कि उसके कितने चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी क्या है और उसके जो इफेक्ट्स पड़ेंगे वो क्या होंगे। ये असेसमेंट हमें बताता है। ठीक है, तो हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया और रिसर्च भी कर लिया, ये तीन चीज़ें, दो चीज़ें हमें मिल गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? ऑल टेक्निक्स टू मैनेज द रिस्क फॉल इन टू वन और मोर ऑफ दीज फोर मेजर कैटेगरीज। अब क्या होता है कि जब हमें रिस्क का पता चल जाता है, वो एसेस हो जाता है, तो फिर क्या हुआ कि ऑल टेक्निक्स टू मैनेज द रिस्क फॉल इनटू वन और मोर ऑफ दीज फोर कैटेगरी। क्या होता है कि हम टेक्निक सारी की सारी टेक्निक्स यूज़ करने शुरू हो जाते हैं रिस्क को मैनेज करने के लिए इन चारों में से कोई भी कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो ये चार कैटेगरीज बताई हैं। ठीक है, इन चार कैटेगरीज के अंदर हम टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। पहली टेक्निक अवॉइडेंस की है, यहाँ पहला जो कैटेगरी है, सॉरी नॉट टेक्निक, कैटेगरी जो है वो अवॉइडेंस की है। ठीक है, तो अवॉइडेंस में क्या होता है? दिस इंक्लूड्स नॉट परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी दैट कुड कैरी रिस्क। सबसे पहली चीज़ पोटेंशियल रिस्क ट्रीटमेंट में क्या होता है? मैं अगर आपसे पूछूं ना कि बेटा रिस्क अवॉइडेंस चीज़ें क्या हैं, यानी कि रिस्क से कैसे बचा जा सकता है, तो आप कह सकते हो कि भाई सर सबसे पहले तो हमें रिस्क को आइडेंटिफाई करना होता है, उसकी असेसमेंट करनी होती है और उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट्स करनी है। ट्रीटमेंट में क्या होता है? चार चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, सॉरी रिस्क को अवॉइड करना है। अवॉइडेंस में क्या होता है कि वो काम ही ना करो जिसकी वजह से आपको रिस्क आने के चांसेस बढ़ रहे हैं, उस काम से हट जाओ, वो काम ना करो। जैसे कि अगर आपको लगता है कि आप बर्फबारी में फंस जाओगे, तो बर्फबारी मौसम में बाहर निकलो ही नहीं। ये होता है रिस्क अवॉइडेंस। ठीक है, फिर आगे होता है रिडक्शन, यानी कि रिस्क को कम करना। रिडक्शन से क्या होता है? रिडक्शन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन इन्वॉल्व रिड्यूसिंग द सेवेरिटी ऑफ द लॉस ऑफ a likelihood of the loss from occurring।
कहता है कि भाई किसी ना किसी हद तक उसके असर से बचा जा सकता है, मतलब कि रिडक्शन है कि जिस मिकदार का वो एक्चुअली है, फर्ज करो वो आपके प्रोजेक्ट को 50% नुकसान पहुंचाता है, तो अगर रिडक्शन के थ्रू आपको 30 तक 20 तक ले आता है आपको, यानी कि उसकी जो रिडक्शन है वो हो जाती है, यानी कि उसका जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा कम हो जाता है। रिड्यूस द सिवियरिटी ऑफ लॉस ऑफ लाइकलीहुड ऑफ द लॉस ऑफ अकरिंग, मीन्स कि जो आपको लॉस होना था एक्चुअल में उससे कम ही होगा, ये रिडक्शन में आ जाती है चीज़। अवॉइडेंस में क्या होता है, आप वो काम ही ना करो जिसमें रिस्क आ रहा है, वो छोड़ दो, लेकिन ऐसा हर एक में नहीं होता। इसका मतलब है कि अगर एक प्रोजेक्ट में रिस्क है तो वो काम करें ही ना, ऐसा नहीं होता। फिर ये रिडक्शन के मेथड फिर यूज़ करना पड़ सकता है हमें। फिर आगे बात करते हैं सी ऑप्शन, शेयरिंग का। शेयरिंग में क्या होता है, it is defined as sharing with another party the burden of loss or benefit of gain from the risk and measure the reduce risk and the measure to reduce it। अच्छा, ये शेयरिंग वाला काम है ना, ये आजकल बड़ा चलता है। अगर आप देखें तो लोग पार्टनर्स ढूंढ रहे होते हैं कि भाई हम एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप भी इन्वेस्ट करो, मैं भी इन्वेस्ट करता हूँ, तो जो प्रॉफिट लॉस होगा वो आधा आधा, वो आपका भी होगा वो हमारा भी होगा, इस तरह से। ठीक है, तो वो शेयरिंग है, वो क्या करते हैं, वो अपने रिस्क जो होता है ना उसको मैनेज करते हैं। समझ आई थी बात। वो ऐसा करते हैं कि फर्ज करें अगर आप एक बंदा जो है वो 10 लाख से बिजनेस स्टार्ट करता है, तो वो कहता है कि भाई 70-60 लाख मैं देता हूँ, 3 लाख आप दो, तो जो प्रॉफिट होगा वो आपको 50% में दूंगा और नुकसान होगा तो वो भी आपने 50% लेना है। इस केस में जो पहला बंदा है उसने 60 लाख लगाया था, लेकिन नुकसान के केस में उसने अपना 2-3 लाख रुपया 2 लाख रुपया अपना समझदारी से बचा लिया। ठीक है, समझदारी से क्या, कैसे उसने क्या किया, उसने पार्टिसिपेशन शेयरिंग में ले आया, पार्टनरशिप कर ली उसने, और साथ उसको एग्री कर लिया कि अगर प्रॉफिट होगा तो भी 50% दूंगा, लॉस होगा तो भी आपको 50% बियर करना पड़ेगा, जबकि अगले बंदे ने सिर्फ 30% हिस्सा डाला, यानी कि 3 लाख रुपये डाले, लेकिन उस पर बोझ थोड़ा ज़्यादा डाल दिया उसने। ठीक है, तो ऐसा भी होता है शेयरिंग में कि शेयरिंग जो है विद अनदर पार्टी द बर्डन ऑफ लॉस और प्रॉफिट ऑफ गेन फ्रॉम द रिस्क एंड मेजर टू रिड्यूस रिस्क, यानी कि इससे क्या होगा, ये बेसिकली रिस्क को रिड्यूस कर देता है एक बंदे के ऊपर। रिटेंशन involves accepting the loss or benefit of gain from the risk when it is occurred। रिटेंशन क्या होता है कि भाई इट इन्वॉल्व एक्सेप्टिंग, ये आपने एक्सेप्ट करो, यानी कि आखिरी जो ऐसी आ जाती है कि भाई आपने अब क्या करना है, आपने एक्सेप्ट करना है, अगर लॉस हो रहा है तो भी और प्रॉफिट हो रहा है तो भी आपने, जब रिस्क आ जाता है ना, तो जो भी प्रॉफिट हो या लॉस हो, बेनिफिट हो या लॉस हो, वट एवर जो कुछ भी हो रहा है, यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट इट। ओके, ठीक है जी, इतना चलेगा। समझ आ गई बात, तो ये एक चीज़ आ गई। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं क्रिएट रिस्क मैनेजमेंट प्लान। रिस्क मैनेजमेंट प्लान में क्या होता है, सिलेक्ट, अब आपने क्या करना है, एक रिस्क मैनेजमेंट प्लान करने जा रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। उसमें क्या है, सिलेक्ट अप्रोप्रिएट कंट्रोल और काउंटर मेजर्स टू मेजर ईच रिस्क। क्या हो रहा है, आपने एक सेलेक्ट किया है कंट्रोल को, यानी कि अप्रोप्रिएट कंट्रोल एंड काउंटर मेजरमेंट मेजर्स टू मेजर द ईच रिस्क, यानी आपने हर रिस्क को मेजर कर रखा है। द रिस्क मैनेजमेंट प्लान शुड प्रपोज एप्लीकेबल एंड इफेक्टिवली सिक्योरिटी कंट्रोल्स फॉर मैनेजिंग द रिस्क। रिस्क मैनेजमेंट प्लान जो है उसको प्रपोज करना चाहिए एप्लीकेबल और इफेक्टिव सिक्योरिटी कंट्रोल्स फॉर मैनेजिंग रिस्क। रिस्क को मैनेज करने के लिए उसको एक इफेक्टिव सिक्योरिटी कंट्रोल्स को बनाना पड़ेगा या फिर तश्कील देना पड़ेगा। ठीक है, उसकी फिर इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है, इट फॉलोज ऑल द प्लान्ड मेथड्स फॉर मैगिटेटिंग द इफेक्ट ऑफ रिस्क। क्या हुआ है कि ये फॉलो करता है तमाम के तमाम मेथड को रिस्क के इफेक्ट्स को दूर रखने के लिए, नज़रअंदाज करने के लिए। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन में हमेशा ये होता है कि जो भी आपने चीज़ प्लान की उसको लागू कर दिया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसमें आपने जो भी चीज़ें रिस्क अवॉइडेंस के लिए की हैं या रिस्क से बचने के लिए कुछ भी करने के लिए की हैं, या जो भी ऊपर की 4 चीज़ें आपने पढ़ी हैं अभी, रिटेंशन है, आप रिटेंशन है, तो और इसके बाद आप बात करते हो अवॉइडेंस की, इसके अलावा जो 2 कैटेगरीज आपने पढ़ी हैं शेयरिंग एंड रिडक्शन वगैरह,
ये चीज़ें। तो आप अब क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो, अगर आप फॉलो कर रहे हो प्लान मेथड को, ठीक है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा हद तक बचने की कोशिश कर रहे हो रिस्क से, परचेज इंश्योरेंस पॉलिसीज, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने एक और काम करना है, परचेज इंश्योरेंस पॉलिसीज फॉर द रिस्क दैट हैव बीन डिसाइडेड टू बी ट्रांसफर्ड टू ए इंश्योरेंस, ठीक है। अब क्या है, आपने परचेज की इंश्योरेंस पॉलिसीज, ताकि आपका रिस्क जो है काफ़ी हद तक बच सके, यानी कंट्रोल हो सके, ठीक है। अगर आप जाता है दैट हैव बीन डिसाइडेड टू बी ट्रांसफर्ड, जो कि आप डिसाइड करते हो कि ट्रांसफ़र होगा टू इंश्योरेंस को, ठीक है। आपने जारी बात है इंश्योरेंस पॉलिसीज करेंगे अपने रिस्क के लिए, और अगर रिस्क आता है तो जारी बात है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा इंश्योरेंस की तरफ। अवॉइड ऑल रिस्क दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड विदाउट सैक्रिफाइस द एंटिटीज गोल। अवॉइड ऑल रिस्क दैट कैन बी अवॉइडेड, ठीक है। उन सारे रिस्क को अवॉइड करें जो कि अवॉइड हो सकते हैं, विदाउट सेक्रीफाइस, विदाउट सेक्रीफाइसिंग एंटिटी गोल, यानी कि जो मेन गोल है आपका उसको सेक्रीफाइस किए बगैर, ठीक है। जो मेन गोल है ना आपका, उसको सेक्रीफाइस किए बगैर जो भी पॉसिबल रिस्क होता है, कि जो भी रिस्क आ रहा है उसको अवॉइड किया जाए, उसको रोक दिया जाए, वो काम ही ना करें जिससे रिस्क आएंगे, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि अगर वो काम नहीं होगा तो आपका डेफिनेटली, यानी कि अगर आपने प्रोडक्शन ही नहीं करी, प्रोडक्शन में आपको लग रहा है कि रिस्क आ रहा है, तो आप सारा काम किया हुआ है तो प्रोडक्शन करो ही ना। तो प्रोडक्शन ही करेंगे तो जाहिर बात है ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगी, वो प्रोडक्ट